हेलो एवरीवन, मैं प्रदीप कुमार गुप्ता, फैकल्टी ऑफ इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल केमिस्ट्री। मैं लास्ट 10 ईयर से नीट्स एंड जेई एस्पिरेंट्स को केमिस्ट्री में गाइड कर रहा हूँ और उनको मेंटरिंग कर रहा हूँ और केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। और मैं आपके सामने जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है बैक बॉन्डिंग इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। स्टार्ट करते हैं डियर। टॉपिक है आपका बैक बॉन्डिंग, और बैक बॉन्डिंग किस में देखना है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। हमें केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में हमको पढ़ने को मिलेगा। इसमें बैक बॉन्डिंग में क्या होता है बेटा कि वेरियस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते रहते हैं फ्रीक्वेंटली एग्जाम में। जैसे आपको पता होगा कि एग्जाम में आता है कि बॉन्ड एंगल कंपेयर करो, बॉन्ड स्ट्रेंथ कंपेयर करो, लुईस एसिड और लुईस बेस के क्वेश्चन भी इस टॉपिक से आपसे कवर हो जाएंगे। बाकी क्वेश्चन में पूछता है कि किस टाइप का बैक बॉन्डिंग प्रेजेंट है, पी पाई बैक बॉन्डिंग है या पी पाई डी पाई बैक बॉन्डिंग है ना। आपको मॉलिक्यूल दे देगा और पूछेगा कि इसमें बैक बॉन्डिंग होगी या नहीं होगी। तो 6 या 7 टाइप के क्वेश्चन है जो एक छोटे से टॉपिक से आपसे कवर हो जाएंगे। वो मैं लिख देता हूं यहाँ पे। कंपेयर द बॉन्ड एंगल, कंपेयर द बॉन्ड स्ट्रेंथ। ये टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जाएंगे आपसे, और जो ये टॉपिक पढ़ने के बाद भी आप क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं, है ना। पूछेगा टाइप ऑफ बैक बॉन्डिंग। अगर क्वेश्चन में आ रहा है टाइप ऑफ बैक बॉन्डिंग, शॉर्ट में मैं बीबी से लिख रहा हूँ। टाइप ऑफ बैक बॉन्डिंग वो क्या क्या होता है? पी पाई बैक बॉन्डिंग है या पी पाई डी पाई बैक बॉन्डिंग है। और क्या क्वेश्चन आ सकता है बेटा? स्ट्रेंथ ऑफ बैक बॉन्डिंग, स्ट्रेंथ ऑफ बैक बॉन्डिंग। ज्योमेट्री पूछ सकता है आपका, ज्योमेट्री ऑफ कुछ मॉलिक्यूल होते हैं जो बैक बॉन्डिंग से उसका डिफेक्ट आप उसमें से फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बैक बॉन्डिंग। और पूछ सकता है आपसे ऑर्डर ऑफ लुईस एसिड एंड लुईस बेस। आपको 3 या 4 आपको कंपाउंड दे देगा और पूछेगा किसमें बैक बॉन्डिंग प्रेजेंट है या नहीं। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं। अकर्स और नॉट, शॉर्ट में लिख दे रहा हूं मैं, बैक बॉन्डिंग अकर्स और नॉट, है ना। आपको 4 कंपाउंड दे देगा और पूछेगा कि किसमें बैक बॉन्डिंग होगा और किसमें बैक बॉन्डिंग नहीं होगा। तो इतने टाइप के आपके क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, फ्रीक्वेंटली आते रहते हैं, जो एक सिंपल से टॉपिक पढ़ने के बाद से आप कवर कर सकते हो सर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं कि बैक बॉन्डिंग होता क्या है। तो आपको नाम से ही पता चल रहा है कि नया बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। कोई भी अगर आपके पास कोवेलेंट कंपाउंड दिया हो, कोवेलेंट कंपाउंड का मतलब जिसमें 2 या 2 से अधिक एटम हो, है ना, और उसमें कोवेलेंट बॉन्ड हो। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे आपको कोई भी बॉन्ड हो, यहाँ पे ए बी बॉन्ड है, ये किसी भी कंपाउंड के अंदर 2 एटम है, उनके बीच में ऑलरेडी ए बी बॉन्ड प्रेजेंट होगा, कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होगा। और इसमें बैक बॉन्डिंग होगा कि नहीं होगा, ये आपको देखने के लिए सिंपल सा तरीका ये है कि अगर किसी भी एक एटम के पास क्या हो, लोन पेयर हो। क्या प्रेजेंट है यहाँ पे? लोन पेयर प्रेजेंट है किसी एटम के पास। दूसरे एटम के पास क्या प्रेजेंट है बेटा? एक वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट है। यहाँ पे मैं ऐसे पी ऑर्बिटल बना दे रहा हूँ। पहले के पास क्या था? लोन पेयर, और दूसरे एटम के पास क्या है आपके पास? वैकेंट ऑर्बिटल। तो होता क्या है कि लोन पेयर और ये वैकेंट ऑर्बिटल के बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन होगा, और ये चाहेगा कि ये अपना लोन पेयर उसको क्या कर सके? डोनेट कर सके। तो एक नया बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है ना। यही जो नया बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, इसी फिनोमिना को बोलते हैं हम बैक बॉन्डिंग। आप देख रहे हो कंडीशन ये है कि ऑलरेडी इनके बीच में एक बॉन्ड था, कोवेलेंट बॉन्ड था, यानी एग्जिस्टिंग बॉन्ड के बाद जो बॉन्ड बनता है उसी को बोलते हैं हम बैक बॉन्डिंग। तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड के जैसे नहीं है, ये बैक बॉन्डिंग अलग चीज है ना। बैक बॉन्डिंग में देख रहे हो कि ऑलरेडी एक बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट आपका है। इसके पास एक लोन पेयर था और इसके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल था। लोन पेयर का मतलब क्या होता है बेटा? अनयूज्ड जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बोलो या लोन पेयर बोलो, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। और इसके पास क्या था? वैकेंट ऑर्बिटल। अभी ये सारे टॉपिक मैं आपको डिस्कस कराऊंगा एग्जांपल से कि कैसे ये सारे टॉपिक कवर होंगे। क्लियर है? तो यहाँ पे हुआ क्या, ये लोन पेयर इसके
बी के वैकेंट ऑर्बिटल में डोनेट किया और जो नया बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है इसी को बोलते हैं हम, ये नया बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, यही आपका बैक बॉन्डिंग फिनोमिना है। तो बैक बॉन्डिंग का डिफिनीशन आपको क्लियर होना चाहिए। हुआ क्या है यहाँ पे कि किसी भी मॉलिक्यूल्स में, किसी भी कंपाउंड्स में दो एटम थे, बॉन्डेड एटम्स थे, उनके बीच में ऑलरेडी एक कोवेलेंट बॉन्ड था, और किसी एक एटम के पास लोन पेयर था और दूसरे एटम के पास क्या था, वैकेंट ऑर्बिटल था। तो ये क्या हुआ, दोनों में अट्रैक्शन हुआ और ये लोन पेयर इसको क्या कर दिया, कोऑर्डिनेट कर दिया, डोनेट कर दिया, जिससे एक नया बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। जानते हो कि कभी भी बॉन्ड बनाने के लिए दो इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है, अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन इनके बीच में आएगा तो एक नया बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा और वही कहलाता है बैक बॉन्डिंग। तो सबसे पहले आपको बैक बॉन्डिंग किस टाइप के मॉलिक्यूल्स में होगा, किस टाइप के मॉलिक्यूल्स में नहीं होगा, ये देखना आना चाहिए। और देखने के लिए सिंपल सा आपके पास एक कंडीशन है, मैं कंडीशन लिखवा देता हूं। वो कंडीशन से आप पता कर सकते हैं कि किस मॉलिक्यूल्स में बैक बॉन्डिंग होगी और किस मॉलिक्यूल्स में बैक बॉन्डिंग नहीं होगी। कंडीशन ऑफ बैक बॉन्डिंग, दो कंडीशन है डियर, सिंपल सा कंडीशन है। आप पहला कंडीशन तो आपको डिस्कस कर चुका हूं मैं कि एक के पास वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए और दूसरे के पास क्या होना चाहिए, लोन पेयर होना चाहिए। पहला कंडीशन मैं लिख रहा हूं, वन एटम मस्ट हैव, वन एटम मस्ट हैव लोन पेयर and other atom must have, and other atom and other atom must have vacant orbital। ये हो गया आपका पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या है, वन एटम, पहला कंडीशन जो आपको मैंने समझाया था अभी एग्जांपल में, वहां से था कि पहले एटम के पास क्या होना चाहिए था, लोन पेयर, और दूसरे एटम के पास क्या होना चाहिए था, वैकेंट ऑर्बिटल। दूसरा कंडीशन में लिखा रहा हूं, बस दो ही कंडीशन आपको जानना है, रिक्वायर्ड कंडीशन है कि किसमें बैक बॉन्डिंग होगी और किसमें बैक बॉन्डिंग नहीं होगी। तो वन एटम मस्ट बी ऑफ सेकेंड पीरियड, must be of second period, and other atom must be of second or third period। ये आपको समझना है, अगर ये फुलफिल नहीं हो रहा है बेटा तो आपको कंपाउंड जो दिया है उसमें बैक बॉन्डिंग नहीं होगा। कुछ एग्जांपल है, वो एग्जांपल है जैसे एक्सेप्शन बोल सकते हो आप, जिसमें थर्ड पीरियड के अलावा फोर्थ पीरियड का भी है फिर भी उसमें बैक बॉन्डिंग हो जाती है। तो वो बस एक या दो ही एग्जाम्पल है, लेकिन 99% क्वेश्चन आप इस दो एग्जाम्पल से, आप दो कंडीशन से आप सॉल्व कर सकते हो। ध्यान रखने वाली बात है क्या है बेटा कि वन एटम मस्ट हैव लोन पेयर एंड अदर एटम मस्ट हैव वैकेंट ऑर्बिटल। दूसरा कंडीशन क्या है कि वन एटम मस्ट बी ऑफ सेकेंड पीरियड एंड अदर एटम मस्ट बी ऑफ सेकेंड और थर्ड पीरियड। ये दो कंडीशन आपको याद रखने की जरूरत है कि हमें बता सकते हैं कि किसमें बैक बॉन्डिंग होगी और किसमें बैक बॉन्डिंग नहीं होगी। चलिए एक एग्जांपल से डिस्कस करते हैं हम लोग इसको, कि किसमें बैक बॉन्डिंग हो रहा है और कैसे हो रहा है। देखो एग्जाम्पल है BF3 का एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, और आपको डिस्कस करना है कि इसमें कैसे बैक बॉन्डिंग इसमें है, आपको समझना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे आप शेप जानते हो, इसका होता है ट्राइगोनल प्लेनर, और आपको बताना है कि इसमें बैक बॉन्डिंग होगी कि नहीं होगी।
तो आप दोनों कंडीशन याद रखो। पहला कंडीशन क्या था? पहला कंडीशन था ये था डियर कि इसमें क्या होना चाहिए, एक एटम के पास वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए और दूसरे एटम के पास लोन पेयर होना चाहिए। ध्यान से देखो, क्या बोरॉन के पास वैकेंट ऑर्बिटल या लोन पेयर है? कैसे चेक करते हैं? चेक करने का तरीका क्या होता है बेटा, आप बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, क्या होता है 5 1s2 2s2 2p1, है ना। हमें चेक करना है क्या इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है कि नहीं है। अब जानते हो कि बोरॉन यहाँ पे 3 बॉन्ड बना रहा है, तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग इसके पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहने चाहिए, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके पास रहने चाहिए। आप देख रहे हो बैलेंस सेल में यहाँ पे 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है और 2p में कितने इलेक्ट्रॉन है डियर? 2p में 1 इलेक्ट्रॉन है। एक्साइटेशन होगा बॉन्ड बनाने के लिए, तो 2s के पास 1 बचेगा और 2p में ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन आपके पास यहाँ से आ गया, ठीक है। अभी भी आप देख रहे हो कि 2p में एक वैकेंट ऑर्बिटल यहाँ पे है, तो हम बोल सकते हैं कि हाँ बोरॉन के पास क्या है बेटा, बोरॉन के पास आपके पास वैकेंट ऑर्बिटल तो है, बोरॉन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है। और वो वैकेंट ऑर्बिटल किसमें है? 2p में है, 2p में वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट है आपके पास। अब फ्लोरीन में देखते हैं क्या लोन पेयर है, इसका भी आप तो सिंपल है, फ्लोरीन में 3 लोन पेयर होता है, आप लोग जानते हो, 1s2 2s2 2p5 होता है। तो 2s में एक लोन पेयर है और आप 2p5 में ऐसे बनाओगे आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो 2 लोन पेयर आपको 2p में दिखेंगे, यानी 3 लोन पेयर किस में प्रेजेंट है? फ्लोरीन में। तो और वो किस में आ रहे हैं बेटा? साइड वे ओवरलैपिंग के लिए इलेक्ट्रॉन हमें कहां से देखना पड़ेगा? p में देखना पड़ेगा। पहला और दूसरा कंडीशन क्या था कि एक एटम होना चाहिए था आपका सेकेंड पीरियड का और दूसरा एटम होना चाहिए था सेकेंड या थर्ड पीरियड का। तो देखो बोरॉन कहां से है बेटा, बोरॉन कहां से आता है आपका? सेकेंड पीरियड। फ्लोरीन भी कहां से है? सेकेंड पीरियड का, सेकेंड या थर्ड का होना चाहिए था, तो सेकेंड पीरियड का है, यानी दोनों कंडीशन फुलफिल हो रहे हैं। पहला कंडीशन ये था कि एक के पास वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए था, तो बोरॉन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है। दूसरे के पास क्या होना चाहिए था? लोन पेयर होना चाहिए था, तो फ्लोरीन के पास लोन पेयर है। दूसरा कंडीशन क्या था कि एक एटम होना चाहिए था सेकेंड पीरियड का और दूसरा एटम होना चाहिए था सेकेंड या थर्ड पीरियड का। तो यहाँ पे दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड है, यानी यहाँ पे बैक बॉन्डिंग होगी। बैक बॉन्डिंग कैसे होगी? अब जानते हो कि फ्लोरीन के पास क्या था? लोन पेयर था, है ना। फ्लोरीन के पास क्या था? लोन पेयर था। बोरॉन के पास क्या है बेटा? वैकेंट ऑर्बिटल है, किसमें? 2p में। तो होता क्या है, फ्लोरीन अपना ये लोन पेयर इसको डोनेट करेगा, फ्लोरीन अपना ये लोन पेयर डोनेट करेगा। तो ये जो बॉन्ड बनेगा नया, इसी को बोलते हैं हम बैक बॉन्डिंग। एक चीज क्लियर होना चाहिए आप लोगों को कि ये साइड वे ओवरलैपिंग हो रहा है। साइड वे ओवरलैपिंग क्या होता है? ओवरलैपिंग 2 तरीके से होता है। एक होता है आपका एक्सियल ओवरलैपिंग, अगर ऐसे ओवरलैपिंग हो रहा है तो इसको एक्सियल ओवरलैपिंग बोलते हैं, जिससे सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है ना। अगर ये ऐसे ओवरलैपिंग हो रही है तो ये होता है आपका साइड वे ओवरलैपिंग। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि साइड वे ओवरलैपिंग हो रही है बोरॉन और फ्लोरीन के बीच में, तो साइड वे ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनता है वो पाई बॉन्ड बनता है, ठीक है। हम इसको और भी बोल सकते हैं कि इट इज द टाइप ऑफ साइड वे ओवरलैपिंग। और साइड वे ओवरलैपिंग से क्या बनता है? पाई बॉन्ड बनता है, और पाई बॉन्ड बनना भी चाहिए क्योंकि ऑलरेडी उनके बीच में एक सिग्मा बॉन्ड था, तो जो नेक्स्ट बॉन्ड बनेगा वो क्या होगा बेटा? पाई बॉन्ड बनेगा, और पाई बॉन्ड। इट इज द टाइप ऑफ साइड वे ओवरलैपिंग और पाई बॉन्ड। तो आप जानते हो कि वैकेंट ऑर्बिटल कहां पे था बोरॉन के पास? 2p में। और फ्लोरीन के पास जो लोन पेयर कहां पे था बेटा? 2p में। और बॉन्ड कौन सा बना है? पाई बॉन्ड। तो हम बोल सकते हैं इसका लोन पेयर किसमें था बेटा? 2p में। तो ये जो बॉन्ड बना है ना, इसको बोलते हैं 2p पाई बैक बॉन्डिंग। 2 तरीके से बैक बॉन्डिंग मैंने आपको बताया था कि किस टाइप का बैक बॉन्डिंग पूछ सकता है एग्जाम में, कि वो पी पाई बैक बॉन्डिंग है या पी पाई डी पाई बैक बॉन्डिंग है। तो कैसे डिसाइड होगा? हमें ये देखना पड़ेगा कि जो वैकेंट ऑर्बिटल हम ले रहे हैं वो कौन सा ले रहे हैं, जो लोन पेयर ले रहे हैं वो किस ऑर्बिटल में है, बस वही हमें देखना होता है। तो यहाँ पे हमने ये देख लिया कि बोरॉन ने जो अपना ऑर्बिटल वैकेंट ऑर्बिटल यूज किया है वो 2p का यूज किया है। फ्लोरीन ने जो अपना लोन पेयर यूज किया है वो साइड वे ओवरलैपिंग के लिए कौन सा यूज किया है? p का यूज किया है। तो यहाँ पे 2p पाई और 2p पाई क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि बोरॉन भी सेकेंड पीरियड का है और फ्लोरीन भी सेकेंड पीरियड का है, तो इसके बीच में जो ओवरलैपिंग होगी उनको बोलेंगे हम 2p पाई ओवरलैपिंग। क्लियर है? इसको और थोड़ा डिटेल में, बोरॉन, फ्लोरीन, और ये फ्लोरीन था,
आपने इसका बैक बॉन्डिंग किया तो एक बॉन्ड बनेगा यहाँ पे, है ना, क्योंकि फ्लोरीन ने अपना लोन पेयर इसको कोऑर्डिनेट किया था, है ना। या अगर इसको हम फ्लोरीन को नंबरिंग 1 दे दें, इसको 2 दे दें और इसको 3 दे दें, तो तीनों फ्लोरीन करना चाहिए, तो दूसरा जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा वो बना सकते हैं कि अगर दूसरी बार फ्लोरीन अगर दूसरा वाला फ्लोरीन अगर बैक बॉन्डिंग करे तो एक बॉन्ड यहां भी आ सकता है, ठीक है ना। तीसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वो होगा जब तीसरे नंबर की फ्लोरीन, तीनों फ्लोरीन से मैं बस नंबरिंग किया गया है, तो अगर तीसरे नंबर की फ्लोरीन अगर बैक बॉन्डिंग करेगी तो जो पाई बॉन्ड आएगा वो यहां पे आएगा। अगर इसका हम हाइब्रिड बनाना चाहे तो आप जानते हो हाइब्रिड स्ट्रक्चर क्या होता है, तीनों का जो कॉमन स्ट्रक्चर होता है, यानी एक एक करके तीनों जगह पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। देखो वैकेंट ऑर्बिटल बोरॉन के पास एक ही है, तो तीनों से एट ए टाइम वो बैक बॉन्डिंग नहीं करेगा, है ना, तीनों में वो पार्शियल बैक बॉन्डिंग करेगा। तो इसका जो अगर हम हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाना चाहेंगे तो कैसे बनेगा हाइब्रिड स्ट्रक्चर डियर, देखो यहाँ बोरॉन, यहाँ पे हो गया ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, तीनों में तो सिंगल बॉन्ड है, और ये एक ही पाई बॉन्ड है जो तीनों फ्लोरीन के साथ वो मूव कर रहा है, तो तीनों में हम पार्शियल यहां पे बॉन्डिंग कर सकते हैं, बना सकते हैं तीनों में पार्शियल पाई बॉन्ड। ये हो गया आपका BF3 का हाइब्रिड स्ट्रक्चर। तो यहां से आपको ये समझने वाली बात है कि अगर मैं पूछूं इफेक्ट, तो आप जानते हो कि दो एटम के बीच में अगर एक नया बॉन्ड बना है तो उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी। क्यों इंक्रीज होगी? क्योंकि एक बॉन्ड को तोड़ने के लिए जितना एनर्जी चाहिए, अगर एक एक्स्ट्रा बॉन्ड उसमें आ गया तो एनर्जी हमेशा ज्यादा चाहिए। तो हम ये बोल सकते हैं कि बॉन्ड स्ट्रेंथ मस्ट इंक्रीजेज, है ना। क्या हो रहा है बेटा, बॉन्ड स्ट्रेंथ आपका इंक्रीज कर गया, यानी नॉर्मल जो BF बॉन्ड होगा उसको ब्रेक करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए उससे ज्यादा एनर्जी चाहिए हमें BF3 के BF बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज हो गई। बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज कैसे हो गई? क्योंकि एक नया बॉन्ड का यहाँ पे जनरेशन हुआ है ड्यू टू बैक बॉन्डिंग। और क्या हुआ है यहाँ पे, इसका बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज कर जाएगा। बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजेस, बॉन्ड ऑर्डर होता क्या है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम्स। पहले यहाँ पे एक बॉन्ड था, आफ्टर बैक बॉन्डिंग एक से ज्यादा बॉन्ड है। एग्जैक्ट बॉन्ड ऑर्डर अभी हम लोग निकालेंगे। क्या हाइब्रिडाइजेशन चेंज हुआ क्या? आपका नॉर्मल जो BF3 होता है जो आप वैसे बनाते हो, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है बेटा, sp2 ट्राइगोनल प्लेनर एंगल 120, यानी हाइब्रिडाइजेशन तो चेंज नहीं हुआ, अभी भी इसका BF3 है और कोई भी एक नया सिग्मा बॉन्ड ना है ना कोई लोन पेयर है। हाइब्रिडाइजेशन कैसे चेक करते हैं कि कितने नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड है और कितने लोन पेयर है, तो कोई भी नया सिग्मा बॉन्ड तो बना नहीं है, तो हाइब्रिडाइजेशन इसका अभी भी कितना होगा, sp2 ही होगा, तो हाइब्रिडाइजेशन चेंज नहीं हुआ। लेकिन कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जिसमें हाइब्रिडाइजेशन भी चेंज होता है, लेकिन कोई भी बैक बॉन्डिंग होगी तो उसमें एक नया बॉन्ड तो बनेगा, नया बॉन्ड बनेगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड ऑर्डर डेफिनेटली इंक्रीज होगी, ये आपको पता रहना चाहिए। क्लियर है? अगर इसका हम बॉन्ड ऑर्डर निकालना सीखें तो बॉन्ड ऑर्डर का एक सिंपल सा फार्मूला होता है। पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फार्मूला क्या होता है, अब देख लो यहां पे। क्या होता है बेटा, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम्स in all resonating structure divided by total number of resonating structure। आप कोई भी देख लो, चाहे F1 वाला देख लो चाहे F2 वाला देख लो, ये टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने हैं यहाँ पे, 3 है। तो किसी भी दो एटम्स के बीच का नंबर ऑफ बॉन्ड्स काउंट करो सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में, तो आप देख सकते हो अगर हम इनके बीच का बॉन्ड काउंट करें, देखो डियर, तो यहां पे कितने बॉन्ड हैं बोरॉन और फ्लोरीन के बीच में, 2। यहां पे कितने बॉन्ड हैं, 1। और यहां पे कितने बॉन्ड हैं, 1। फार्मूला क्या लिखा है कि नंबर ऑफ, टोटल कर दो यहां पे, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम्स। तो मैंने बोरॉन और एक फ्लोरीन 1 के बीच का टोटल बॉन्ड्स काउंट कर रहा हूं, तो यहां पहले स्ट्रक्चर में 2 बॉन्ड्स है, यहां पे 1 बॉन्ड्स है और यहां पे भी 1 बॉन्ड्स है। टोटल बॉन्ड्स कितने हो गए, 4। टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितना है, 3। तो बॉन्ड ऑर्डर आपका कितना हो गया, ये 1.33।
पहले बॉन्ड ऑर्डर क्या था इसका 1, इसीलिए जब बैक बॉन्डिंग हुआ तो इसका बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज कर गया। एक और इसका फार्मूला होता है, अगर ये आपको बड़ा फार्मूला लग रहा है तो सिंपल निकालने का तरीका क्या है, 1 प्लस नंबर ऑफ पाई बॉन्ड अपान सिग्मा बॉन्ड। किसी भी एक पर्टिकुलर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड काउंट करके भी आप निकाल सकते हो। 1 प्लस पाई बॉन्ड कितने हैं यहाँ पे देखो, एक ही पाई बॉन्ड है, और सिग्मा बॉन्ड कितने हैं यहाँ पे 1 2 3, तो अभी भी बॉन्ड ऑर्डर कितना आया 1.33। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो और ऐसे भी, दोनों तरीके से आप बॉन्ड ऑर्डर किसी भी पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में आप निकाल सकते हो। तो आपको पहले ये समझ में आया कि किस टाइप के क्वेश्चन में बैक बॉन्डिंग का यूज होता है। दूसरा मैंने समझाया कि बैक बॉन्डिंग होता क्या है। तीसरा मैंने समझाया कि बैक बॉन्डिंग में हम बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकाल सकते हैं। और आपने ये जाना कि बैक बॉन्डिंग जब होगी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा बेटा, उसका इंक्रीज करेगा। बैक बॉन्डिंग कहाँ होगी, उसके लिए 2 कंडीशन लिखवाया था, वो दोनों कंडीशन आपको याद रखना है, समझ के याद रखना है, ठीक है। अब मैंने आपसे पूछा था कि लुईस एसिड का भी क्वेश्चन आता है कि लुईस एसिड का ऑर्डर बताइए और बॉन्ड स्ट्रेंथ का भी ऑर्डर बताइए। दोनों चीजें हम लोग डिस्कस करते हैं अभी। एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं। क्वेश्चन क्या है बेटा कि BF3 BCl3 BBr3 एंड BI3, इसमें आपको बताना है ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग किसमें ज्यादा अच्छी होगी उसी का ऑर्डर बताना है आपको, ठीक है ना। ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ बैक बॉन्डिंग, ध्यान से देखना क्वेश्चन। पहले कंपाउंड के बारे में तो मैं आपको बता चुका हूं, BF3 के बारे में। BF3 में कैसा बैक बॉन्डिंग हुआ था, 2p पाई 2p पाई। क्यों हुआ था, क्योंकि बोरॉन भी कहां से था 2p से, और ये अपना लोन पेयर कौन सा यूज किया था 2p वाला, तो इसमें बैक बॉन्डिंग जो आया था वो आया था 2p पाई 2p पाई। क्लियर है। यहां पे आप देख रहे हो तो बोरॉन अभी भी बैक बॉन्डिंग में जो वैकेंट ऑर्बिटल यूज होगा वो तो बोरॉन का ही होगा, तो यहां पे क्या हुआ 2p। अब क्लोरीन का आपका देखोगे अगर आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो किसमें प्रेजेंट होगा 3p का, तो लोन पेयर किसमें प्रेजेंट है क्लोरीन में, वो 3p में। आप देख सकते हो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन किसमें जा रहा है बेटा p में जा रहा है। तो ये जो अपना लोन पेयर यूज करेगा वो 3p का यूज करेगा, तो इसमें जो बैक बॉन्डिंग हो रही है वो किसमें हो रही है 2p पाई 3p पाई। सिमिलरली ब्रोमीन आपका 4th पीरियड का एलिमेंट है, तो ये हो जाएगा आपका 2p पाई 4p पाई। सिमिलरली ये हो जाएगा आपका 2p पाई एंड 5p पाई। आप कहोगे सर इसमें तो बैक बॉन्डिंग होगी ही नहीं, क्योंकि ये एलिमेंट 3rd पीरियड और 4th पीरियड का है, क्योंकि कंडीशन क्या था कि एक 2nd पीरियड का होना चाहिए और दूसरा 2nd या 3rd पीरियड का होना चाहिए। हम ये देख सकते हैं इसमें तो इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग होगी, लेकिन इसमें बैक बॉन्डिंग हम नेग्लेक्ट कर देंगे। तो सिंपल सी बात है, इन दोनों से ज्यादा बैक बॉन्डिंग इसमें होनी चाहिए। अब बैक बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ डिसाइड किससे होती है, जो डिस्टेंस होगा ऑर्बिटल्स के उनके बीच का। तो जानते हो 2p के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो सबसे कम होगा। डिस्टेंस कम होता है तो इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग ज्यादा होती है, तो इसमें सबसे ज्यादा बैक बॉन्डिंग होगी। तो जब आप स्ट्रेंथ का ऑर्डर डिसाइड करोगे तो सबसे ज्यादा जो अच्छी बैक बॉन्डिंग होगी वो BF3 में होगी। क्यों हो रही है बेटा, क्योंकि इसमें जो बैक बॉन्डिंग हो रही है वो 2p पाई हो रही है। इनके बीच का न्यूक्लियर एटॉमिक डिस्टेंस कम है, डिस्टेंस कम होने की वजह से जो बैक बॉन्डिंग होगी, जो ओवरलैपिंग होगा, वो इफेक्टिव ओवरलैपिंग क्या होगा, बहुत ही अच्छा होगा। अच्छा ओवरलैपिंग होने की वजह से जो स्ट्रेंथ होगा बैक बॉन्डिंग का वो भी ज्यादा होगा। क्लियर है। BCl3 में उससे कम होगा, BBr3 में उससे भी कम होगा, और सबसे कम किस में होगा BI3 में। ऐसा क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि इसमें जो ओवरलैपिंग होगा वो 2p पाई 5p पाई के बीच में होगा, और यहाँ पे इन दोनों के बीच का डिस्टेंस देख रहे हो बहुत ही ज्यादा है। जितना डिस्टेंस कम उतना इफेक्टिव ओवरलैपिंग ज्यादा। क्लियर है। तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि स्ट्रेंथ ऑफ बैक बॉन्डिंग किस में होगा बेटा, BF3 में ज्यादा होगा, BI3 में क्या होगा लीस्ट होगा। ये हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लियर है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हो। दूसरा मैंने क्या आपसे क्वेश्चन पूछा था कि इसमें लुईस एसिड का ऑर्डर बताना है आपको। क्या बताना है, ऑर्डर ऑफ लुईस एसिड। सेम मॉलिक्यूल्स दिए गए हैं, उसमें ऑर्डर ऑफ लुईस एसिड बताना है। तो पहले लुईस एसिड का डिफिनीशन आपको पता होना चाहिए। लुईस एसिड होता क्या है, जो लोन पेयर एक्सेप्ट कर सके किसी बाहर लुईस बेस से। लुईस बेस और लुईस एसिड का डिफिनीशन क्या है बेटा,
लुईस एसिड वो होता है जो लोन पेयर एक्सेप्ट कर सके, लुईस बेस क्या होता है जो लोन पेयर डोनेट करता है। मतलब इनको लुईस एसिड का अगर ऑर्डर कंपेयर करना है तो इसमें से कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल है जो बाहर से लोन पेयर को एक्सेप्ट करेगा। लोन पेयर एक्सेप्ट होगा किसमें, बोरॉन में, बोरॉन के वैकेंट ऑर्बिटल में। तो अब एक चीज ध्यान से देखो, ये जो BF3 है, लिख दे रहा हूं मैं सारे कंपाउंड, ऑर्डर ऑफ लुईस एसिड बताना है आपको। तो जो इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग हुई है वो किसमें हुई है, BF3 में। जब BF3 में इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग हुई है यानी फ्लोरीन सारा का सारा जो बोरॉन का वैकेंट ऑर्बिटल था उसमें रिक्वायरमेंट फुलफिल कर दिया है, क्योंकि जो भी फ्लोरीन के पास लोन पेयर था वो पास में ही था, तो इसको बाहर से लेने की जरूरत नहीं है, इसकी जो भी रिक्वायरमेंट है वो फ्लोरीन फुलफिल कर चुका है। यहाँ पे BI3 में बोरॉन और आयोडीन के बीच में डिस्टेंस ज्यादा था, तो इसमें इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग नहीं हुई है। तो अगर आपके पास यहाँ पे कहीं पे लोन पेयर प्रेजेंट है तो लोन पेयर BF3 के पास जाएगा, BCl3 के पास जाएगा, BBr3 के पास जाएगा और BI3 के पास जाएगा। क्लियर है। लेकिन सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट कहां पे है, वैकेंट ऑर्बिटल कहां पे है, तो BI3 में है, क्योंकि BI3 में तो बैक बॉन्डिंग हुई नहीं है। अगर नहीं हुई है तो बोरॉन का वैकेंट ऑर्बिटल खाली है, तो वो आसानी से इस लोन पेयर को एक्सेप्ट करेगा जो भी बाहर से लुईस बेस ये लोन पेयर दे रहा है। और BF3 के पास जो वैकेंट ऑर्बिटल था वो तो फुलफिल हो चुका है, खुद के जो एटम था पास में फ्लोरीन उससे, तो ये लोन पेयर लेने में इंटरेस्टेड नहीं है, ये लोन पेयर इजिली ले लेगा। क्लियर है। तो इससे हम ये बता सकते हैं कि जो ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ बैक बॉन्डिंग होता है उसका अपोजिट ऑर्डर होगा लुईस एसिड का। क्यों होगा, क्योंकि ये आसानी से लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा और ये नहीं कर पाएगा। तो जो आसानी से लोन पेयर एक्सेप्ट करता है उसी को बोलते हैं अच्छा लुईस एसिड। तो हम ऑर्डर हम बोल सकते हैं कि सबसे अच्छा लुईस एसिड कौन है, BI3, और सबसे लीस्ट लुईस एसिड कौन है, तो BF3। क्लियर है। तो अगर आपको क्वेश्चन में बैक बॉन्डिंग का स्ट्रेंथ पूछे तो उसका अपोजिट ऑर्डर आप लगा सकते हैं किसमें, ऑर्डर ऑफ लुईस एसिड, इस तरह के कंपाउंड में। क्लियर है।